वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेता और भूशास्त्रवेता थे अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने सन 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, परंतु इसका विवेचन 1915 और 1920 में हुआ, क्योंकि उस टाइम जब ये 1912 में सिद्धांत आया उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया था। वेगनर महोदय ने जो महासागरों की तली है और महासागरों की महाद्वीपों की स्थिरता है उसकी संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस है वो दी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बनाया था। उनके सामने मूलभूत समस्या क्या थी? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना। ये जो सिद्धांत दिया था इसके पीछे उनके मुख्य उद्देश्य हम पॉइंट्स में देखें तो पहला, जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना, क्योंकि भूमंडल पर अनेक ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले थे जिनके आधार पर यह ज्ञात होता था कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इनको हम दो रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं कि पहला तो हम माने कि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे और तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत कटिबंध, कभी उष्ण कटिबंध, कभी शुष्क और कभी उष्ण आर्द्र जलवायु, उसका आगमन एक ही जगह पर बारी बारी हुआ होगा, परंतु इस तरह के स्थानांतरण के कोई प्रमाण नहीं मिले। फिर जो दूसरा रूप उन्होंने समझा वो ये हो सकता था कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर हैं तो जो स्थल भाग हैं वो गतिशील होंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए होंगे। फिर वेगनर महोदय थे, उन्होंने जो स्थल भाग है उसके स्थायित्व को अस्वीकार कर दिया था। फिर और उसके जो स्थल भाग है उसके स्थानांतरण की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ कि ये ऐसा हो सकता है, और उसके फिर आगे अध्ययन करते हुए उन्होंने अपना सिद्धांत दिया महाद्वीपों का प्रवाह सिद्धांत की। महाद्वीपों का प्रवाह कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्रमशः उसमें विकास हुआ और फिर अंत में क्या उसका परिणाम रहा। तो इसका अगला उद्देश्य था महासागरीय बेसिन और महाद्वीपों की अस्थिरता को सिद्ध करना कि ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है, इनमें परिवर्तन होता जा रहा है। और अगला उद्देश्य उनका था जो जलवायु परिवर्तन है वो महाद्वीपीय प्रवाह का एक परिणाम है, इसको सिद्ध करना। ये थे वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, उसके तीन उद्देश्य। फिर वो कुछ अभिग्रहित लेके चले थे, पहले से अपनी अभिधारणाएं बना के चले थे अपना सिद्धांत देने के लिए। वो देखते हैं क्या क्या उन्होंने माना था कि जो पृथ्वी है वो तीन परतों से बनी है, सियाल, सीमा और नीफे, जिसमें से जो सियाल है वो सीमा परत पर तैर रहा है। फिर उन्होंने माना कि कार्बोनिफेरस युग था, उसमें पेंजिया का अस्तित्व था, पेंजिया था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसको उन्होंने पेंथालासा नाम दिया। फिर उन्होंने माना था कि कार्बोनिफेरस युग का जब अंत हुआ तो उस समय पेंजिया का विभाजन दो भागों के रूप में हुआ, एक लोरेंसिया और एक गोंडवाना लैंड, और फिर इनके बीच में जो भाग था उससे टेथिस का खुलना प्रारंभ हुआ और टेथिस महासागर का अस्तित्व हुआ। तो ये उनके कुछ अभिग्रहित थे। फिर जो उन्होंने महाद्वीपों का प्रवाह माना है उस प्रवाह के लिए बल कहाँ से आए, तो वो बल उन्होंने मुख्य रूप से दो बल माने थे, गुरुत्व और उत्प्लावन बल, जो कि भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह का कारण था। उन्होंने माना था कि महाद्वीप हैं वो सियाल के बने हैं और वो सीमा से कम घनत्व के हैं, और इस वजह से सियाल है वो सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, और गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल है वो उनकी भूमध्य रेखा की ओर गति का
कारण है। जो पश्चिम की ओर गति थी, उन्होंने दो तरह की गतियां मानी थी, एक भूमध्य रेखा की ओर गति और एक पश्चिम की तरफ गति। तो जो भूमध्य रेखा की ओर गति थी उसके लिए गुरुत्व और उत्प्लावन बल, और पश्चिम की ओर जो गति थी उसके लिए उन्होंने जो सूर्य और चंद्रमा है उसका जो ज्वारीय बल है उसको उसका कारण माना था। उनके अनुसार पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, तो जब ज्वारीय रगड़ के कारण पृथ्वी का भ्रमण है उस पर रोक लगती है, इस वजह से महाद्वीपीय भाग हैं वो पीछे छूट जाते हैं और जो स्थल भाग हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो ये दो मुख्य बल थे, गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल और ज्वारीय बल। फिर उन्होंने ये इस तरह से उस प्रवाह को समझाया कि प्रारंभ में ये जो पेंजिया और पेंथालासा दो भाग थे। पेंजिया जो कि स्थल भाग था और पेंथालासा जल भाग था, और ये कार्बोनिफेरस युग में ऐसे अस्तित्व में थे। फिर आगे चलकर जूरेसिक युग में क्या हुआ कि जो पेंजिया है वो दो भागों में बंट गया, उत्तरी भाग लोरेंसिया और दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड के रूप में जाना गया। जब ये दोनों अलग अलग हुए तो इनके बीच का जो जगह थी उस जगह में जल भर गया। जल भर जाने से फिर तैथिस महासागर की उत्पत्ति हुई। फिर आगे चलकर जो लोरेंसिया है उससे उत्तरी जो उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं वो बने, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप बने, और गोंडवाना लैंड से जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका ये महाद्वीप बने, ऐसा वेगनर महोदय ने बताया है। फिर इसकी प्रक्रिया जैसे हम देखें तो गोंडवाना लैंड का विभंजन हुआ, अटलांटिक महासागर का खुलना प्रारंभ हुआ और एस आकृति के मध्य महासागरीय कटक है उसका निर्माण हुआ जूरेसिक काल में। फिर गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये महाद्वीप बने, और लोरेंसिया है उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। और साथ ही वलित पर्वत हैं जैसे रॉकीज, एंडीज, हिमालय, इनकी उत्पत्ति हुई थी। साथ ही जो द्वीपीय चाप हैं उनकी भी उत्पत्ति हुई थी। इनको हम आगे देखेंगे कि उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर इनकी उत्पत्ति की व्याख्या कैसे की है। अब जो वेगनर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था उसके पक्ष में प्रमाण क्या क्या है। सबसे पहला है जिग्सा फिट, जिसको हम जिग्सा फिट कहते हैं। ये क्या है कि वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर है, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, उसके दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस तरह से किसी एक वस्तु के दो टुकड़े कर दें और फिर वापस उसको मिला दें उसी जगह से, इसको कहते हैं जिग्सा फिट। उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है उसको यूरोप के पश्चिमी तट से, और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। तो इस प्रकार जिग्सा फिट की स्थिति यहाँ पर विद्यमान है। अगला है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वतों की अवस्थिति है जो कि समान समय के हैं, उनकी उत्पत्ति एक ही समय में मानी जा सकती है। फिर जो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट है और अफ्रीका का पश्चिमी तट है उसकी संरचनात्मक रूप से उनमें एकता पाई जाती है कि दोनों तटों की जो संरचना है वो एक जैसी है। फिर जो वर्तमान समय में देखें तो ग्रीनलैंड है उसका पश्चिम की ओर, इससे पहले दोनों तटों पर वनस्पति और जीवाश्म में समानता पाई जाती है कि जो अंध महासागर के अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट हैं वहाँ पर एक जैसी वनस्पति और एक जैसे जीवाश्म पाए जाते हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि किसी समय ये दोनों आपस में जुड़े रहे होंगे और इस वजह से यहाँ पर समान वनस्पति और समान जीवाश्म मिलते हैं। फिर वर्तमान समय में ग्रीनलैंड है वो पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। वो भी ये सिद्ध करता है कि कभी ये आपस में जुड़े थे और उसका पश्चिम की ओर प्रवाह होता रहा और ये अभी भी उस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। फिर स्कैंडिनेविया का जो उत्तरी भाग है उसमें एक जीव पाए जाते हैं लेमिंग,
ये छोटे छोटे जंतु होते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जब इनकी संख्या अत्यधिक हो जाती है तो ये पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल भाग न मिलने के कारण जो जल है, सागर है, उसमें जलमग्न हो जाते हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि किसी समय जब स्थल भाग आपस में मिले हुए थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे और उनकी वही प्रवृत्ति इन्हें सामूहिक आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देती है कि वो उसी स्थल भाग की खोज में पश्चिम की ओर जाते हैं, लेकिन उसकी जगह जल मिलता है और वो जल में डूब जाते हैं। फिर एक ग्लासोप्टेरिस वनस्पति है, वो जो भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फोकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब में ये वनस्पति पाई जाती है, जो प्रमाणित करता है कि कभी ये भाग आपस में मिले हुए थे, ये एक जुड़े हुए थे एक जगह। फिर जो कार्बोनिफेरस युग है उसमें हिमानीकरण के जो हिमानीकरण का प्रभाव है उसको ब्राज़ील, फोकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों में उसके जो चिन्ह हैं वो देखे जा सकते हैं। और ये तभी संभव हो सकता है जबकि ये सभी भाग कभी एक साथ रहे हों और दक्षिणी ध्रुव है वो अफ्रीका के डरबन के पास रहा हो। अब हम जो ये वेगनर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसके जो उन्होंने कुछ परिणाम बताए कि इस सिद्धांत के अनुसार इन चीज़ों की उत्पत्ति हुई और इनकी व्याख्या हम जैसे पहले देखते हैं कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, वलित पर्वत कैसे बने इस प्रवाह के सिद्धांत के आधार पर। तो महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के सहारे वेगनर ने वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति की समस्या थी उसको सुलझाने का प्रयास किया। जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा पर रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे थे वो वलित हो गए और जिस कारण रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टेथिस भूसन्नति थी उसमें मोड़ पड़ गए और जिस कारण टर्सरी युग की अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। इसी प्रकार से उन्होंने समुद्री जो द्वीपीय चाप हैं उनकी उत्पत्ति को भी समझाया है। उनके अनुसार समुद्री द्वीपीय चाप की उत्पत्ति का कारण महाद्वीपों की प्रवाह गति में शिथिलता है। जब एशिया का स्थलीय भाग है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था उस समय उसका कुछ भाग है वो महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया। तो इस कारण से सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपींस इन जैसे द्वीपों का निर्माण हुआ। इसी तरह जो दोनों अमेरिका हैं उनके पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूट गया और इस वजह से पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ। तो ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के आधार पर कुछ व्याख्याएं थी। अब इस सिद्धांत का हम मूल्यांकन करते हैं कि वेगनर का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था मतलब प्राचीन काल में जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना उनका मुख्य उद्देश्य था। अन्य उद्देश्य और भी थे लेकिन ये मुख्य उद्देश्य था। परंतु जैसे जैसे आगे समस्या आती गई ये सिद्धांत आगे बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि इस प्रक्रिया में वेगनर महोदय बहुत अधिक लोभ में पड़ गए तो कुछ गलतियां कर बैठे, यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें भी कह डाली जो कि एकदम एक दूसरे की विरोधी थी। जो कि इस प्रकार हम बता सकते हैं कि उन्होंने महाद्वीपीय जो प्रवाह है उसके लिए बल बताए हैं वो इतने उपयुक्त नहीं है कि वो प्रवाह को अंजाम दे सकें। जैसे चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाह बताया उन्होंने, लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये जो ज्वारीय बल वर्तमान समय में लगता है उसका कई करोड़ गुना अधिक हो। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण रुक जाता। तो ये एक दूसरे के विरोधी बातें हो गई। इसी तरह से जैसे गुरुत्व बल बताया उन्होंने जो कि भूमध्य रेखा की ओर गति के लिए वो गति का कारण था, उसके लिए वो जिम्मेदार था। तो अगर ऐसा होता तो इसके कारण जो सारे भाग थे वो पेंजिया के जो टुकड़े बने थे वो आपस में मिल जाते, लेकिन वो मिले नहीं। इसी प्रकार जैसे उन्होंने
प्रारंभ में बताया था कि सियाल है वो सीमा पर बिना रुकावट के तो तैर रहा है, लेकिन बाद में क्या बता दिया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई और रुकावट के कारण पर्वत बने। तो ये एक दूसरे के विरोधी बातें हो गई। फिर जो वो ये नहीं बता पाए कि जो प्री कार्बोनिफेरस युग था उससे पहले पेंजिया का विभाजन क्यों नहीं हुआ। उससे पहले भी तो वो विभाजन हो सकता था 2 टुकड़ों में या उससे ज़्यादा टुकड़ों में भी बढ़ सकता था, कि वो ज़्यादा टुकड़े क्यों नहीं हुए और 2 भागों में उसे पहले विभाजित क्यों नहीं हुआ। और इसी प्रकार से उनकी एक और आलोचना की जा सकती है कि जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों तट उन्होंने बताए हैं कि लगभग आपस में मिले हुए, ऐसा लगता है कि कभी मिले हुए थे, उनको आपस में पूरी तरह मिलाया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से ये थी वेगनर महोदय के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं। परंतु फिर भी इस सिद्धांत ने आगे आने वाले जो विद्वान थे उनके लिए एक आगे और शोध का एक मार्ग प्रशस्त किया।